Aarti Sharma, Assistant Professor in Briani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KPU. My today's topic is choice-based credit system. After watching this video, you all knows that what is CBCS. CBCS means choice-based credit system. ये system है क्या? Why we need this? हमें ये system की ज़रूरत क्यों है? And what are its features? इसके features क्या क्या हैं? What are disadvantage and what are disadvantage? आप तो ये एक बिल्कुल नया सिस्टम है CBCS. जैसा कि आप सभी पहली बार सुन रहे होंगे कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. पहली बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक हमारे भारत में ये सिस्टम ऑल ओवर असेसमेंट टूल के तौर पर अप्लाई कहीं पे भी नहीं किया जा रहा. तो ये फिर सिस्टम आया कहाँ से? यूजीसी गाइडलाइंस. यू ऑल नो अबाउट यूजीसी. यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि हमारी हायर एजुकेशन के लिए टाइम टू टाइम नए नए रिफॉर्म्स निकालती रहती है. तो यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइंस में एक नए असेसमेंट सिस्टम के बारे में बताया है विच इज नोन एज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. व्हाई वी नीड दिस? क्योंकि क्या है ये तो हमने जाना, लेकिन क्यों हम इसे अप्लाई करें? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि हमें इसे अप्लाई किया जाना चाहिए? तो इसका जवाब मिलता है कि जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. लिबरलाइजेशन शिक्षा का उदारीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि हम शिक्षा स्टूडेंट पर कभी थोप नहीं सकते. हम सीबीसीएस को क्यों पढ़ें? ऐसा क्या हमें नीड है कि हमें ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अप्लाई किया जाना चाहिए? तो जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, असेसमेंट सिस्टम, जो स्टूडेंट को उसकी सेल्फ पेस लर्निंग की छूट दे, और एक ऐसा क्रेडिट सिस्टम कि स्टूडेंट यदि चाहे किसी रीजन से वो अपना कोर्स नहीं फॉलो कर पाए, वो कोप अप नहीं कर पाए, या उसे वो इंस्टीट्यूशन नहीं फेवर हो पाए, या वो बीमार हो जाए, यदि उसे अपनी जगह बदलनी हो, तो वो इजी गोइंग हो उसके लिए. नॉट इवन द स्टेट, नॉट इवन द कंट्री, बट बियॉन्ड द कंट्री भी अगर वो जाना चाहे तो अपने उस क्रेडिट को लेकर, अपने उस असेसमेंट टूल को लेकर वो कहीं भी जाकर अपनी एजुकेशन पूरी कर सकता है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल होगा यदि हम इस सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री हम इसे अप्लाई करना सीख जाएं. तो आइए हम जानते हैं कि व्हाट आर इट्स फीचर्स. जब बात करते हैं हम सीबीसीएस की, तो बात आती है कि एक यूनिफॉर्म सीबीसीएस ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे कंट्री में, अब इंडिया की बात करें तो पूरी कंट्री में एक ही करिकुलम अप्लाई हो, और जब करिकुलम एक होगा तो उसका असेसमेंट भी एक ही होगा. यदि हम असेसमेंट की बात करें तो यहाँ इस असेसमेंट में क्रेडिट्स भी दिए जाते हैं, ग्रेडिंग भी दी जाती है, और एक कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट होता है. जब कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट होता है तो बच्चा अपने पूरे उससे लेकर वही क्रेडिट ट्रांसफर करके अदर स्टेट में भी जा सकता है, अदर कंट्री में भी जा सकता है. तो इस चीज के लिए भी हमें इसको अप्लाई करना चाहिए. तो इसमें क्रेडिट भी है और साथ ही साथ इसमें स्किल बेस्ड लर्निंग भी है. इसके लिए इसे 3 मेन कोर्सेज में बांटा गया है. इसका पहला कोर्स है कोर कोर्सेज, दूसरा आता है इलेक्टिव कोर्सेज, और तीसरा आता है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम एक स्किल बेस्ड लर्निंग की आपको इसमें एक स्किल बेस्ड लर्निंग भी करवाई जाती है. 3 भागों में इसे बांटकर कोर, इलेक्टिव एंड फाउंडेशन कोर्सेज. फर्स्ट में बच्चा जो कॉमन सब्जेक्ट्स है वो लेता है, उसके बाद उससे अपनी चॉइस के आधार पर एक सब्जेक्ट चूज करने के लिए वो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है. उसके बाद साथ ही साथ वो अपनी एक फाउंडेशन कोर्स भी कर सकता है, जहां वो अपनी स्किल को एनहांस कर सकता है. पहले ऐसा होता था कि अगर साइंस हमें लेनी है तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ही कॉम्बिनेशन बनाना है, या हम सीबीजेड का ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे, या हम आर्ट्स की बात करते हैं तो जितनी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं सिर्फ वही अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. लेकिन इस वाले सिस्टम में ये नहीं होगा. यहाँ यदि किसी बच्चे के लिए मैथ्स के साथ वो ड्राइंग भी लेना चाहे, कि अगर उसकी मैथ्स अच्छी है बट वो फिजिक्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, या उसके साथ केमिस्ट्री वो कोप अप नहीं कर पा रहा, तो इस सिस्टम में उसे ये छूट होगी कि वो अपनी मैथ्स के साथ अपना एक स्किल बेस्ड चॉइस इलेक्टिव सब्जेक्ट रख के और एक फाउंडेशन कोर्स करके अपने आप को जॉब प्रेफरेबल बना सके. यानी कि ये सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होगा वो स्टूडेंट के लिए होगा. एक बात करते हैं हम इसमें ग्रेडिंग सिस्टम की, जहां इसमें क्रेडिट्स भी होते हैं. अब ये क्रेडिट्स क्या होते हैं? ग्रेडिंग तो हमें समझ में आती है कि हम मार्क्स करते हैं, हम टोटल परफॉर्मेंस देते हैं, जहां हमें ग्रेड मिलते हैं. यहाँ ये क्रेडिट होती है कि जो भी हमारा कोर्स है, चाहे वो लेक्चर वाइज है, चाहे वो ट्यूटोरियल है, चाहे वो प्रैक्टिकल है, तो अगर बच्चा लेक्चर ले रहा है तो उसके हर एक लेक्चर के 1 क्रेडिट होंगे. यानी कि स्टूडेंट चाहे यदि वो क्लास में होगा
तो अगर उसने क्लास में अटेंडेंस दी है तो एक क्लास को उसको 1 क्रेडिट दिया जाएगा। ही अर्न द 1 क्रेडिट फॉर 1 क्लास। इसी तरीके से पूरे कोर्स, पूरे करिकुलम को क्रेडिट्स में डिवाइड किया जाता है। और यदि बीच में उस बच्चे को लगे कि वो ये सब्जेक्ट फॉलो नहीं कर पा रहा या इस इंस्टीट्यूशन में वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कहीं और जाना चाहता है, तो ये जो क्रेडिट उसने यहाँ से अर्न किए हैं, यही सारे क्रेडिट वहां ट्रांसफर हो जाएंगे जहां वो अदर इंस्टीट्यूशन में जाकर पढ़ना चाहता है। तो इट्स अ सिस्टम जो स्टूडेंट को अपनी पेस से लर्निंग करने की पूरी छूट देता है। आफ्टर नोइंग व्हाई वी यूज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वी हैव टू नो दैट हाउ इट वर्क्स। ये काम कैसे करता है, क्योंकि क्या होता है, क्यों होता है, अब हम बात करेंगे ये कैसे अप्लाई होता है। तो इसे हमने 4 क्राइटेरियाज में डिवाइड करा। सबसे पहला क्राइटेरिया है सेमेस्टर्स। इसमें हमने कोर्स को सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर होता है 1 सेमेस्टर हैज 15 to 18 वीक्स। 15 to 18 वीक्स में हम कोर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इवैल्यूएशन करके सेमेस्टर्स काउंट करते हैं। सेमेस्टर्स के बाद हमने इसमें क्रेडिट्स ऐड किए। क्रेडिट जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब हम बच्चे को ये चीज़ उस पर हम यूं नहीं अप्लाई करेंगे कि आपको क्लास लेनी है या नहीं लेनी। अब स्टूडेंट को ये बात पता होगी कि यदि वो क्लास में बैठेगा तो एक क्लास का 1 क्रेडिट मिलेगा और ये क्रेडिट कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट जाएगा उसके इवैल्यूएशन में। सो क्रेडिट के साथ में सेमेस्टर में क्रेडिट और क्रेडिट का ट्रांसफर भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये सिस्टम हमने लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए लगाया है, जहां स्टूडेंट को ये आज़ादी होगी कि वो अपनी चॉइस के इंस्टीट्यूशन में चाहे तो चेंज कर सकता है, बीच में भी यदि वो चाहे तो अपना इंस्टीट्यूशन बदल सकता है। तो इसमें जब प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ आएगी, असेसमेंट में। तो जो क्रेडिट उसने अर्न किए हैं कहाँ से, अपने सेमेस्टर में जितनी क्लासेस उसने अटेंड की है वो सब उसके किस में जाएंगी, क्रेडिट्स में। और ये क्रेडिट्स कहाँ चले जाएंगे, यदि वो इंस्टीट्यूशन बदलता है तो वो क्रेडिट उसके उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे और इजी गोइंग उसके लिए असेसमेंट हो जाएगा। मतलब कि यदि बीच में स्टूडेंट छोड़कर किसी और इंस्टीट्यूशन में चला जाएगा तो जो क्रेडिट उसने यहाँ से अर्न किए हैं वही क्रेडिट उसके उस इंस्टीट्यूशन में फॉलो होकर उसे आगे फर्दर स्टडी के लिए प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें CCE यानी कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, जो कि हमारे स्कूल्स में भी अप्लाई हो रहा था अब तक, कि इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा जहाँ बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी से हम उसका असेसमेंट कर पाएंगे, जिससे कि ना केवल कंटेंट का बल्कि उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी हो और उसमें एक स्किल लर्निंग भी डेवलप्ड हो। अब बात करते हैं हम ग्रेडिंग की, क्योंकि इसमें मार्क्स भी होंगे, इसमें क्रेडिट भी होंगे और इसमें ग्रेडिंग भी होगी। तो ग्रेडिंग को हमने क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है, जहां फर्स्ट क्राइटेरिया है O यानी कि आउटस्टैंडिंग। यदि किसी स्टूडेंट को O मिला है इट मीन्स कि वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। A+ फॉर एक्सीलेंट, A फॉर वेरी गुड, B+ फॉर गुड, B is for above average, C is for average and so on, P for pass and F for fail। तो ये ग्रेडिंग क्राइटेरियाज भी उसके असेसमेंट में एप्लीकेबल होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाउ इज द क्रेडिट काउंटेड। ये क्रेडिट काउंटेड कैसे होंगे। तो हमने इन क्रेडिट्स को 3 पार्ट्स में बांटा, लेक्चर, प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल। अब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नीड, जो भी आपके सब्जेक्ट की नीड होगी, अगर उसमें आप लेक्चर्स ज्यादा हैं तो 1 लेक्चर इज इक्वल टू 1 क्रेडिट, 1 प्रैक्टिकल इज इक्वल टू 2 क्रेडिट, ट्यूटोरियल 1 क्रेडिट। तो अगर किसी सब्जेक्ट में तीनों एप्लीकेबल हैं तो ये तीनों प्लस होकर क्रेडिट काउंट होंगे, किसमें, उसकी असेसमेंट में। तो जो रिजल्ट बनकर आएगा उसमें लेक्चर प्लस प्रैक्टिकल प्लस ट्यूटोरियल। यदि किसी सब्जेक्ट में लेक्चर और प्रैक्टिकल ही हैं तो इन दोनों के ऐड होंगे, यदि किसी में प्रैक्टिकल एंड ट्यूटोरियल है तो उन दोनों के ऐड होंगे, या किसी सब्जेक्ट की नीड लेक्चर, प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल है तो इन तीनों के क्रेडिट्स आपस में ऐड होकर उसकी रिजल्ट में एनहांसमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं क्रेडिट्स के। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की, कि इसमें एडवांटेज क्या होगी। जैसा कि हमने लिबरलाइजेशन की बात करी, शिक्षा के उदारीकरण की, तो इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को होगा। कैसे, कि जब बात करते हैं माइग्रेशन की, यदि बच्चा एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है, बीच में यदि उसका ट्रांसफर हो जाए, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है और अगर वो सेकेंड ईयर में ट्रांसफर करना चाहता है, तो अभी जो वर्तमान में जो सिस्टम एप्लीकेबल हो रहा है हमारा, वो ये बात की अलाउ नहीं करता। यदि हमारा सिलेबस सेम मैच नहीं करता तो बच्चे को बहुत दिक्कत आती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ने में भी। लेकिन अगर हम ये सिस्टम अप्लाई कर देते हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो बच्चा अगर
बीच में भी मिड सेशन में भी यदि जाकर अपना कोर्स चेंज करना चाहे या अपना इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहे तो ये जो क्रेडिट्स हैं ये उसके आगे भी काउंटेबल होंगे। तो ये उसको माइग्रेशन की छूट देगा, ये उसको अपने पेस ऑफ लर्निंग की छूट देगा। तो अब इसमें मेन जो चीज हो गई वो हो गई ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स की। तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और ये सिर्फ इंडिया में बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, अगर हम बात करते हैं यूके यूनिवर्सिटी की, यूएस यूनिवर्सिटी की, जापान यूनिवर्सिटी की, जहां बच्चा अगर अपनी टेक्निकल डिग्रीज लेने के लिए जाना चाहे तो वहां सब जगह यही सिस्टम अप्लाई है। तो जब बच्चा यहाँ से मार्क्स लेकर जाता है तो उसे वहाँ एडमिशन में बहुत दिक्कत आती है। इसी एक बात को सोचते हुए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने अपनी एक नई गाइडलाइन दी, जिसमें उसने सिस्टम को दिया कि यदि हम अपने स्टेट में, हमारी कंट्री में भी इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो बच्चे को ना केवल कंट्री में बल्कि बियॉन्ड दी कंट्री बाहर जाकर एजुकेशन लेने में भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को भी बढ़ावा देगा और ये जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें भी अप्रोच करेगा कि वो अपने नए नए कोर्सेज लेकर हमारे इंडिया में एक जो शिक्षा के विस्तार की हम बात करते हैं, जो वैश्वीकरण की हम बात करते हैं, वहां जाकर हम अपनी एजुकेशन को ले जा पाएं। उसी के साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि हमने सारी बात सिर्फ स्टूडेंट लर्निंग की कही, तो और जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचर, वहां आकर हमने इसकी बात ही नहीं करी। इसका सबसे बड़ा बर्डन आएगा टीचर पर, क्योंकि मैंने कुछ क्रेडिट दिए, वो क्रेडिट किसी और जगह जाकर ऐड हो रहे हैं। तो नए क्रेडिट्स लेकर जब स्टूडेंट आएगा तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतना आसान नहीं है इसके बारे में सोचना, ये हम बात ज़रूर करते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना मच 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 हार्डर है, क्योंकि एक अध्यापक को इसकी ट्रेनिंग पूरी मिलनी बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। यदि हम इस पर विचार करें, सोचें और इसे अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को काफ़ी दूर तक आगे विस्तार करेगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, नॉट फॉर द स्टूडेंट बट फॉर द टीचर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।